नमस्कार। किसान फसल क्रांति के सभी दर्शकों को और सभी जुड़े हुए किसानों को विपिन सैनी का प्रणाम। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपना फसल क्रांति वालों का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है अपनी कुछ बातें कहने के लिए। कुछ सवाल आए हैं फसल क्रांति के दौरान के तरफ से। पहला सवाल है कि मैं अपने आप और अपने संस्था के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों, मेरा नाम विपिन सैनी है। मैं बसाई का CEO हूँ। और बसाई क्या है? बसाई बायोलॉजिकल एग्री सॉल्यूशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसके तहत बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, सभी ऐसे जो एग्री इनपुट्स हैं जो कि जैविक नेचर के हैं, उनके विक्रेता, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर हमारे मेंबर्स हैं। हमारी संस्था बहुत ही यंग है, अभी पिछले साल ही ये संस्था बनी है और ये नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थान है। और हमारा मेजर जो काम है कि हम अपने मेंबर्स की जो दुख तकलीफ़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग में, या सरकार से कोई गुजारिश करनी है, किसानों से हमें कोई चीज़ पता चलती है कि ऐसे उनके कुछ मुसीबत हैं, तो हम उस चीज़ को उनके तहत पहुंचाते हैं सरकार को और उनके रेमेडीज़ निकलवाते हैं। एक सवाल आया है कि कोविड-19 के दौरान आपकी संस्था की ओर से सामाजिक हित में कौन से कार्य किए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। अकेला मैं नहीं, सभी कर रहे हैं। सभी संस्थान और सभी इंडस्ट्री के लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्थान की तरफ से लगभग, हमारी संस्थान में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 मेंबर्स हैं इस वक्त। कंपैरेटिवली छोटी संस्था है। माफ़ कीजिएगा, फसल क्रांति वालों से ही फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं। मैं हूँ आपके पास साथ। जैसे मैं कह रहा था कि हमारे मेंबर्स ने भी काफ़ी योगदान दिया है। लगभग 10 करोड़ के धनराशि का योगदान उन्होंने कमिट किया है और दिया भी है। हमारे कुछ मेंबर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे बायोस्टेड जो है, उन्होंने 1 करोड़ के करीब कमिट किया था। और PI इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उन्होंने अपने 4 स्प्रेयर्स, जो जापानी स्प्रेयर्स हैं, उनको उन्होंने दिल्ली सरकार को मुफ्त दिए हैं। और भी कई राज्यों में उन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा कार्य किया है, बोथ फॉर सैनिटाइजेशन और लोगों में ज़रूरत का सामान पहुंचाने का कार्य बेखुदी से उन्होंने निभाया है। एक हमारे मेंबर UPL है, जो कि देश भर में ही नहीं, विदेश में भी काफ़ी नाम है उनका। ये इस कंपनी में 75 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने की घोषणा की है और किया भी है। और साथ में ना सिर्फ अपने देश में, पर उन्होंने ग्लोबली बाहर के देशों में भी उन्होंने बेखुदी से, बड़ी ही तरीके से ये कार्य निभाया है। लोगों को सैनिटाइजेशन के कार्य में या उनके ज़रूरत के सामान पहुंचाने के तहत उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक तीसरा सवाल जो उन्होंने फसल क्रांति वालों ने हमें पूछा है, वो ये है कि कोविड-19 जैसे समस्या से निपटने के लिए भारतीय कृषि रसायन उद्योग किस तरीके से किसानों की सहायता कर रहा है। अब देखिएगा आप, ये कोविड-19 ऐसे समय में आया है कि रबी की जो फसल है वो कटाई पे है और
तुरंत ही किसान को अपनी पूरी तैयारी करनी है खरीफ की फसल के लिए। रबी की फसल जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें हमारे देश को जो बेसिक ग्रेन या गेहूं का जो फूड सिक्योरिटी का है, उनका मेन रोल है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में ज़्यादातर या गेहूं खाते हैं या हम चावल खाते हैं, अपार्ट फ्रॉम पल्सेस और दलहन और अदर सब्जियों के तहत। अब खरीफ में हमें कॉटन मिलेगा, खरीफ में हमें और भी फल सब्जियां मिलेंगी। कॉटन तो मेन है, शुगर केन सारे साल भर चलता है, लेकिन किसान को मार कहाँ पड़ रही है इस वक्त? उनको ये सब चीज़ें पहुंचानी, जैसे सीड है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, यहाँ तक कि उनके ज़मीन को रीजुवनेट करने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो भी पहुंचाना इस लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, डेली वर्कर्स नहीं हैं। किसान को मुश्किल आ रही है कि वो अपनी फसल जो खड़ी है उसको पहले कटाए कैसे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो फसल कट भी गई है वो बिक नहीं रही। सरकारी दफ्तर बंद थे, कुछ दिन पहले खुले हैं। किसान ने अपने बड़ी मुश्किल से किसी तरह भी अपनी फसल को कटाई के बाद उन मंडियों में पहुंचाया बेचने के लिए। लेकिन जैसे हमेशा हमारे किसान के साथ होता है, नेचर की मार तो पड़नी पड़नी है। कुदरत ने अपना रंग दिखाना ही दिखाना है। बारिश हो गई, काफ़ी सामान बाहर ही पड़ा था उनका। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये एज अ कंपनी, एज एन एसोसिएशन, हमारे मेंबर्स खुद भी इस बात से जूझ रहे हैं, समझते हैं कि ये सारा सामान बहुत ज़रूरी है खरीफ सीज़न के लिए पहुंचाना। कुछ सामान ऐसा चाहिए जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट की एप्लीकेशन के लिए भी चाहिए कि वो ज़्यादा देर उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ सके। लेकिन सब लॉकडाउन, वर्कर्स की कमी, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सिर्फ हाईवेज़ चल रहे हैं, स्टेट हाईवेज़ में भी प्रॉब्लम है, गाँव के बीच में से निकलना भी मुश्किल है। तो ये, और अगर सेंट्रल सरकार ने अगर ये परमिशंस दे भी दी हैं इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर, उसके बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। चौथा सवाल जो पूछा गया है, आपको क्या लगता है कि कोविड-19 के चलते भारतीय कृषि क्षेत्र कितना प्रभावित हुआ है? मैं नहीं समझता कि एग्रीकल्चर या हमारी जो किसान भाई हैं इतने कमज़ोर हैं। ये एडिशन हुआ और इसमें मार सिर्फ ये पड़ी है कि इस वक्त ना तो उनके पास वर्कर है, ना उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, ना उनके पास इनपुट्स का व्यवस्था है। नहीं तो हमेशा से किसान हमेशा अपनी मुसीबतों से, ये नेचुरल कैलेमिटी से लड़ता ही आया है। लेकिन हाँ, इस टाइम दुगनी मार पड़ी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो किसान गांव में रहता है और गांव में अपने कुलबे के बीच में रहता है, वो सब परिवार इकट्ठा होके उस किसान की एक लोग एक दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं। ऐसा बहुत कम हमें शहरों में मिलेगा, लेकिन उन लोगों में है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम सरकार से और अपने काबिलियत के हिसाब से ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और जितना भी हम उनको सहायता कर सकें, उनको माल पहुंचाने में, सीड, बीज हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ, कीटनाशक हुए, ज़मीन में बायो फर्टिलाइज़र्स चाहिए, या जो भी सामान, इवन यहाँ तक कि ट्रैक्टर या मशीनरी चाहिए गेहूँ की कटाई के लिए या उसके बिजाई के जो आगे जो फील्ड की तैयारी करनी है, प्लॉइंग के लिए जो औजार चाहिए, वो सब उसके पास अवेलेबल होने चाहिए।
मार तो पड़ी है, मार्केटिंग में मार पड़ी है। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है जब मैं टीवी में देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि किसान जो दूध उत्पादक है वो और कुछ नहीं, वो किसान बेचारा चुपचाप या तो खेतों में या सड़कों में डोल रहा है। अभी कल ही एक खबर आ रही थी कि किसानों ने शिमला मिर्च सड़कों में फेंक दिया है क्योंकि उनके पास कोई विक्रेता नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ऐसे भी चीज़ें हैं जो उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है, उनको तुरंत या तो बिकना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, या उनकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में सारे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी बंद हैं। तो क्या कर सकती थी सरकार, क्या नहीं कर सकती, ये तो है। लेकिन कंपनी वालों ने जहाँ पे भी हो सके अपनी फैक्ट्रियों को चलाया है, अपने लोगों को फील्ड में भेजा है, ना केवल सैनिटाइजेशन और उनके तक ज़रूरत के डेली के खान पीन सामान पहुँचाने के लिए, लेकिन ये भी जो जितना भी कृषि का सामान उनको चाहिए किसान को आगे की बिजाई के लिए या पिछली कटाई के लिए, वो सब चीज़ें पहुँचाने की कोशिश की है। कंपनी वालों की तरफ से एक छोटा सी प्रॉब्लम आई है कि जिनकी फैक्ट्रियाँ या जिनके इलाके रेड जोन में आए हैं उनको बेहद तकलीफ़ है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऑपरेट नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं वो सिर्फ 20% या 30% आपके परसेंटेज फैक्ट्री चला सकते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है अगर आप देखें। 5वां सवाल है इनका कि आपका क्या लगता है कि भारतीय कृषि उद्योग लॉकडाउन और कोविड-19 जैसे हालातों से निपटने के बाद मार्केट में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? हमारा देश एक महान देश है और हमारे किसान भाई और भी महान हैं। हम हमेशा से अपनी मुसीबतों से जूझते रहे हैं और उससे उभरते रहे हैं। तो ये जो सवाल है कि हम क्या उभरेंगे इस सिचुएशन से, मैं सोचता हूँ हाँ, हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि किसान ने इतनी मुसीबत देखी है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, कुदरत की कहर भी अगर बरस जाए हमारे किसानों के ऊपर, वो तो भी खुश रहते हैं, तो भी इस हालात से जूझते हैं और हमें, हमारे देश को फूड सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। हर साल हमारी पैदावार बढ़ती जा रही है, हमारी फूड स्टोरेज भी हो रही है, और आज जो हम अन्न और अनाज, फल सब्जियां जो खा रहे हैं, ये सब अपने किसान भाइयों की देन है। लेकिन हाँ, मार्केटिंग में दिक्कत है, किसान को दिक्कत है। हम नहीं चाहेंगे कि हर बार की तरह जहाँ दाम फसल ज़्यादा होती है दाम गिरते हैं, और दाम गिरते हैं तो किसान सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं फसल ना ही काटूं, ना ही उसको कुछ करूं। तो ये हालात को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिल के ये काम करना चाहिए। हमने अभी रिसेंटली पीएमओ को भी लिखा था कि हर राज्य में फूड प्रोसेसिंग की है, हर राज्य में पेस्टिसाइड की फैक्ट्रियां हैं, हर राज्य में मंडियां हैं, हर राज्य में कोल्ड स्टोरेज है। तो हमने उनसे ये गुजारिश की है कि अगर किसान अपनी पैदावार दूसरे स्टेट में जाके नहीं बेच सकता, तो राज्य सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जितने भी रिसोर्सेज राज्य के अंदर ही हैं उनको एक्टिवेट करे। एक तो मूवमेंट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा, और आजकल ट्रांसपोर्टेशन मिल भी नहीं रही, तो कम से कम जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट की, ट्रक वगैरह, या जो औजार, जो ट्रैक्टर्स या हार्वेस्टर्स हैं, वो जो भी वहाँ पे हैं उस पर्टिकुलर राज्य में, उसको इस्तेमाल करें। कम से कम उस राज्य का तो जो सामान है वो ख़राब नहीं जाएगा, राज्य के अंदर रहेगा, उसको फूड प्रोसेसिंग का भी वो खोल सकता है, सब कुछ राज्य के कंट्रोल में रहेगा। जहाँ पे जिस राज्य में
मान लीजिएगा कोई चीज़ नहीं है, फूड प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले राज्य में अगर फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है तो एक राज्य से दूसरे राज्य जो पड़ोस का राज्य है वहाँ पे सामान पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही हमने मोदी जी को लिखा है और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के इलेक्शन में ये सब चीज़ें लागू होंगी। छठा सवाल जो आया है वो कोरोना से बचने के लिए किसानों को कृषि कार्य करते समय किन सावधानियों का है। देखिए साहब, किसान जो कॉमन पब्लिक को है वही किसान पे लागू होता है। सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा दूर रहना, मुंह ढक के बात करना, मुंह ढकना, दस्ताने पहन के काम करना, फील्ड से जब आए वापस घर पे सबसे पहले अपने मुंह हाथ और नहाने का इस्तेमाल करें, कार्य करें और उसके बाद फिर अपना बाकी का काम करें। मैं एक चीज़ मानता हूँ, किसी ने किसान को खेत में काम करते देखा कि जहाँ उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर रखी हो? नहीं, किसी ने नहीं देखा। इवन हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आप देखोगे, अगर वो हाथ से भी कटाई कर रहे हैं तो वो कम से कम 3-3, 4-4 फीट दूरी से करते हैं। किसान बहुत समझदार हैं, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद एक 7वां क्वेश्चन है कि कोविड-19 से कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देखें। देखिए साहब, पिछले अब 3 के 4 दशक से किसान की हालत थोड़ी सी कमज़ोर होती रही है, फाइनेंशियली भी एंड अदरवाइज भी। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं छोटा होता था तो हमारे गांव के घर में भैंस भी होती थी, मुर्गियां भी होती थी, घर में घर के अंदर ही थोड़ी बहुत ही पौधे, फल सब्जी का पौधे लगते थे। फिर गांव की इमीडिएटली बाहर कुछ ऐसी ज़मीन होती थी जहाँ पे हर किसान अपने रोज़मर्रा की सब्जियां वगैरह उगाता था। और उसके बाद एक तीसरा जगह होती थी जहाँ खेत बड़े होते थे या छोटे जो भी किसान जिस टाइप का है वो वहाँ पे अपने अनाज या दूसरा जो भी फल सब्जी उगाता होता था। तो स्थिति कहाँ बिगड़ी? स्थिति अर्बनाइजेशन ने बिगाड़ी। हम लोग बस शहर को बढ़ाते चले गए, गांव छोटे करते चले गए, ज़मीनें कम होती रहीं, किसानों की ज़मीनें बढ़ती चली गई, किसान और ज़मीन कम होती चली गई। जो बहुत ही होशियार किसान थे, जिनको हम प्रोग्रेसिव किसान कहते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू कर दी। लोगों के छोटे फार्मर्स की ज़मीनें ले के उस पर हल बाना शुरू कर दिया और अपना गुजारा फर्स्ट क्लास करना चाहिए। मार हमेशा छोटे फार्मर ने गुजारी की है, मार उसी ने खाई है, लेकिन हिम्मत भी उसने कभी नहीं हारी। बहुत आता है कि छोटे किसान अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, मैं नहीं समझता। एक ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो किसान की हिम्मत, जैसे मैंने पहले कहा, जब किसान खेती करता है तब वो मुसीबतों से जूझता है। बारिश आई, बारिश नहीं आई, बारिश कम आई, बारिश ज़्यादा आई, बीज ठीक मिला, नहीं मिला, कीटनाशक समय पे मिला, नहीं मिला, ठीक मिला कि नहीं मिला वो भी अलग बात है। फिर उसके बाद कटाई के बाद भी बारिश हुई, नहीं हुई, बिक्री हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, कितने पे हुई। मुझे याद है एक बार हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि वो किन्नों की ट्राली उसने 50 रुपये में बेची। आई वाज पिटीफुल, बहुत ही दुख हुआ था मुझे ये जान के। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसान हूँ, पर मैं ये ज़रूर फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ तो मेरे दादा और उनसे पहले जितने भी पुश्ते थी सब किसान थे। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ही गाँव की लाइफ देखी है और थोड़े बहुत ही किसानों की मुसीबत, उनके दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनका तरीका, तौर तरीका सब देखा है।
8वां सवाल है कि भारतीय कृषि रसायन क्षेत्र में कोविड-19 के बाद आयात निर्यात में आने वाली चुनौतियाँ। अब सब चुनौतियाँ तो बहुत रहेंगी। कृषि रसायन क्षेत्र में जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की कमिटमेंट्स की हैं वो भी एडहेर करना है, उसको भी निभाना है। साथ साथ में ये भी देखना है कि देश में उस कीटनाशक की कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इस वक्त में। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग पैसे के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा, दूसरे किसान को फ़ायदा होगा। और इस चक्कर में कई बार हमारे किसान रह जाते हैं। लेकिन निर्यात और आयात दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक क्वेरी आई कि एक कंपनी को लोकस्ट के लिए कोई कीटनाशक कीनिया भेजना था और वो नहीं पहुंची। कीनिया सरकार ने अपने हिंदुस्तान सरकार से मांग की कि उनसे पूछा जाए कि वो कहाँ रह गया। अब साहब वो कहाँ रह गया क्या मतलब, लॉकडाउन अचानक कर दिया, कीटनाशक कहाँ से चला जाएगा? कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट की मशीनरी इस बात को करने के लिए तैयार नहीं। तो लेकिन अब उन्होंने ये कहा, उस कंपनी कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम वो सामान उन तक एक्सपोर्ट करेंगे। अब ऐसे ही हमें भी चाहिए, हमें भी इम्पोर्टेड सामान चाहिए, हमें भी कुछ ऐसे कीटनाशक टेक्निकल ग्रेड के चाहिए जिससे हम फॉर्मुलेट कर सकें और अपने किसानों को दे सकें। अब ये स्थिति है कि जितना हमारे पास भी जो स्टॉक है वो एक ना एक बार तो बीच में अब ख़त्म होने पे भी आएगा। तो हमें अपने दोनों कमिटमेंट्स देखने हैं, अपने देश के प्रति अपनी कमिटमेंट और ग्लोबली बाकी दुनिया के प्रति हमारी क्या कमिटमेंट है, हमें वो भी देखना है। 9वां और आखिरी सवाल था, इसके अलावा आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, ये सवाल गलत है। मैं नहीं मानता इस सवाल को। इसके अलावा मैं किसानों को क्या सुझाव दूँगा? मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा कि हम लोग किसानों से क्या सीख सकते हैं, अपने किसान भाई से कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि एक वही है जो हमेशा से हमें अन्न भी प्रदान करता रहा है और मुसीबतों से अकेले भी जूझता रहा है। उससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें इस स्थिति में अपने लाइफस्टाइल को छोड़ के बेयर मिनिमम बेसिक चीज़ों के तहत कैसे अपना गुजारा करना है, अपने आप को कैसे व्यस्त रखना है, अपनी हिम्मत को कैसे अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है, ये सब चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फसल क्रांति का ये जो इनिशिएटिव है और जो ये मंच है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बसाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें ये मौका दिया। और जल्द ही मिलेंगे, खेत में मिलेंगे, ज़मीन में कुछ ना कुछ आपके साथ करते हुए मिलेंगे। जय हिंद, जय किसान। शुक्रिया।